और आपको बता दें, आतंकवाद से लड़ते हुए बलविंदर सिंह शौर्य चक्र से जिनको सम्मानित किया गया था, बलविंदर सिंह की कल हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने लगातार 24 घंटे बाद भी हत्यारों का पता नहीं लगने पर सरकार पर आरोप लगाए हैं। पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कल तरनतारन में बलविंदर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसका शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने विरोध भी किया था। बलविंदर सिंह के परिवार ने आतंकी हमले की आशंका जताई है, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके थे। 1993 में राष्ट्रपति ने बलविंदर सिंह के परिवार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। बलविंदर सिंह की मौत से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है और विपक्ष अमरिंदर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि हत्या की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया है। दरवाजा खोल के अंदर एंटर हो गए ते इन्हां दे गोलियां मारनियां। कितनी गोलियां लगी? ये तकरीबन 5 गोलियां लगी। हाँ, कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, हो जाएंगे जल्दी। सीसीटीवी कैमरे कट के वेख्या है कि 2 लड़के आए हैं बाइक ते वो ताबड़तोड़ हमले कर गोलियां चला के ते मार के सुट गए। सानू पुलिस से कोई भरोसा नहीं है। साडी मांग है, सानू इंसाफ चाहिदा है। शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में सियासत भी तेज हो गई है। उनको देशद्रोही ताकतों ने जो गोलियों से उन्हें मार दिया है, उनकी हत्या की गई है और उसके लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। जल्दी ही खुलासा होगा और जितने भी मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को चाहिए कि इहदी जांच कराई जाए। जिहड़ी एसआईटी बनाई है, एक एक तथ्य की जांच करे। कड़े लोग इन्हां घटनावां दे पिछे ने। कौन लोग चाहते ने पंजाब के अंदर अशांति होवे, हिंसा के दौर नूं हवा कौन दे रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर कठोर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब सरकार अपने कांग्रेसी लोगों को सिक्योरिटी कवर देती है, लेकिन शौर्य चक्र प्राप्त कॉमरेड बलविंदर सिंह जैसे लोग जिनकी जान को सही मायने में खतरा है, लेकिन उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सो मैं समझता हूं कि बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी जब सिक्योरिटी कवर वापस ले लिए गए, तो इस कत्ल के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और पंजाब पुलिस सीधे तौर के ऊपर जिम्मेवार है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी की ट्रेड यूनियन और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन के सफाई कर्मचारियों के बीच हुए विवाद ने हंगामे और तोड़फोड़ का रूप ले लिया। यह विवाद कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर हुआ, जिसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने टीएमसी की ट्रेड यूनियन के दफ्तर पर हमला कर दिया। तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज के बाद वहां भगदड़ मच गई और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। दावा है कि हमले से नाराज टीएमसी की ट्रेड यूनियन के लोगों ने भी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन के सफाई कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिसमें एक कर्मचारी का सिर फट गया। स्टेशन के अंदर कई दूसरे दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। हमले में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये टकराव कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर हुआ। आरोप है कि टीएमसी की ट्रेड यूनियन के लोग नए कर्मचारियों की भर्ती का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले ने हंगामे का रूप ले लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने छात्र संघ चुनाव करवाने के साथ ही कई दूसरी मांग करते हुए प्रदर्शन किया और पोस्टर बैनर लेकर कॉलेज के बाहर एक सड़क पर पहुंच गए और वहां विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव बहाल क्यों नहीं होते? इन
छात्रों में कॉलेज में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाए और प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कुलपति से इस्तीफे की मांग की। आज 3 जगह कैंपस चल रहा है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर आज छात्र वहां अपनी पढ़ाई कर रहा है, जहां स्कूल से भी कम सुविधाएं जो है उन छात्रों को दी जा रही है। इन छात्रों ने विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति की भी मांग की और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे जैसे ही निकले, उनका सामना पुलिस से हो गया और गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। 3 बदमाश फुटपाथ पर खड़ी बाइक पर बैठकर भागने लगे, लेकिन फुटपाथ से सड़क पर बाइक जैसे ही उतरी, पीछे बैठे 2 लड़के सड़क पर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने बदमाशों को घेर लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उन पर लात और घूंसों की बरसात शुरू कर दी गई। आसपास के लोगों की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि बाइक से भागने की कोशिश कर रहे तीनों बदमाश हथियारबंद थे, जो लोगों पर गोली भी चला सकते थे। लेकिन बिना डरे लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से बदमाशों की बाइक हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की टीमें भी तब तक मौके पर पहुंच चुकी थी, इसलिए बाइक सवार तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3-4 बंदों की फायरिंग करी, उनको हॉस्पिटल ले गए। 3 बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, राउंड अप कर लिए। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जल्दी सारे इनमें सारे राउंड अप कर लेंगे। पुलिस का दावा है कि लूट की घटना को अंजाम देने में 5 या इससे ज्यादा बदमाश शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार बदमाशों के जरिए उनके साथियों को भी दबोच लिया जाएगा। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्र के मौके पर पूजा करने के लिए पहुंचे हैं गोरखपुर में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरा देश नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। नवरात्र के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये देखिए किस तरह से गाय को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें देखिए, गाय को चारा खिलाकर यहां पर नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गायों को चारा डालते हुए नवरात्र के पावन अवसर पर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ बदमाशों ने एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें तब गोली मारी जब वो अपनी दुकान बंद कर रहे थे, जिससे नाराज इलाके के व्यापारी वहां जुट गए और सड़क पर जैम लगाकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों को संभालने की कोशिश की, लेकिन हत्या से नाराज लोगों का हंगामा बढ़ता चला गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जबकि कुछ पुलिस वाले हत्या के सबूत जुटाते हुए नजर आए और घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। उन्होंने मुझे आवाज मारी है, तो मुझे मेरे घर फोन करना वो गोली मारी। पुलिस अधिकारियों ने भी घटना की जल्द जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। सभी तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं, शीघ्र ही इसका अनावरण करके घटना खुलासा करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। काफी देर तक समझाने के बाद हंगामा कर रहे व्यापारी भी शांत हो गए। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की सबसे बड़ी नीलामी नवंबर महीने में शुरू होगी। न्यूज़ 18 के आशीष दीक्षित की रिपोर्ट है कि 10 नवंबर को दाऊद की 7 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी और कोरोना की वजह से यह नीलामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कहा जा रहा है कि यह दाऊद की प्रॉपर्टी की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होने वाली। दाऊद की इन संपत्तियों में 6 जमीन और 1 घर है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उसके पैतृक गांव खेड़ में। इसके अलावा दाऊद के गुर्गे रहे इकबाल मिर्ची की 2 संपत्तियों को भी नीलाम किया जाएगा। ये दोनों संपत्तियां मुंबई के सांता क्रूज में है। दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची की 2013 में लंदन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यूरोपीय देश स्पेन के बार्सिलोना में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से लॉकडाउन हटाने के साथ ही बार और रेस्टोरेंट खोलने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखने के बाद इलाकों में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे नाराज ये कर्मचारी सड़कों पर उतर गए और लॉकडाउन लगाने का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने साथ बर्तन लेकर भी पहुंचे और उन्हें बजाते हुए जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और शेफ की एक डमी भी लेकर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वहां तैनात पुलिस वालों पर भी इन लोगों ने अंडे और आटा फेंका, जबकि कुछ लोगों ने हाथों में पकड़े बर्तन भी इन लोगों पर फेंक दिए। हालांकि वहां तैनात सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन में शामिल लोगों को समझाते हुए नजर आए, जिसके बाद भी इन लोगों का प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख के लिए चल रही जंग तीसरे हफ्ते भी जारी है। इस जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम लोगों को उठाना पड़ा है, क्योंकि ये जंग अब फौजी ठिकानों से बढ़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो कराबाख के एक अस्पताल पर हमले का आरोप लगाया। सामने आई तस्वीरों में अस्पताल की पूरी इमारत खंडहर में बदली नजर आई। हमले में वहां खड़ी कई एम्बुलेंस भी तबाह हो गईं। जमीन पर जगह जगह बम पड़े दिखाई दिए। बमबारी में न जाने कितने मकान और दूसरी इमारतें तबाह हो गईं। अजरबैजान ने भी आर्मेनिया पर उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें लपटों में घिरी नजर आईं। अजरबैजान के मुताबिक तारतार और गंजा जैसे शहरों में हुई बमबारी में उसके कई नागरिकों की जान चली गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट राजी हो गई, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने 1 लाख के इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया। नक्सली के पास से बंदूक और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 नंबर से टॉप करके इतिहास रच दिया, जबकि दिल्ली की आकांक्षा सिंह ने भी इस परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए, लेकिन उम्र के आधार पर शोएब को पहली रैंक दी गई। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने सीएम योगी से फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या रखने की सिफारिश की, जिसके बाद जल्द ही फैजाबाद स्टेशन का नाम बदला जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की हवन पूजा के साथ नींव रखी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक मेडिकल स्टोर की रैक में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। आईपीएल में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में कोलकाता के खिलाफ मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज क्विंटन डे कॉक ने नॉकआउट 78 रन की शानदार पारी खेली। आईपीएल में आज पहला मुकाबला 3:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में आज दूसरा मैच शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बस और पिकअप वैन में हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ से पीलीभीत जा रही बस पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि बस में ज्यादातर यात्री पीलीभीत के रहने वाले थे। 7 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है और यहाँ से करीब 9 लोगों को हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। तमाम लोगों का यहाँ फर्स्ट एड चल रहा है। चिराग पासवान के दावों पर पटना से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं को सफाई देनी पड़ी। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने एक बार फिर बीजेपी का सीएम बनवाने और बीजेपी एलजेपी की सरकार बनवाने का दावा किया कि मैं संकल्पित हूं कि 10 नवंबर को भाजपा का ही मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा और भाजपा लोजपा के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार हो। चिराग का बयान आते ही बीजेपी के बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ी। प्रकाश जावड़ेकर ने एलजेपी को इस बार वोट कटवा पार्टी कह दिया। उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हवन किया और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। मुलायम इन दिनों कोरोना से जूझ रहे हैं और उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा है। आदायते नयुदाह लंका नमामि त्वं प्रांजलिरांजनेयं स्वाहा।
प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान 23 अक्टूबर से शुरू करेंगे। इस दिन पीएम की सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री राज्य में कुल 12 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों से अपना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। उन्होंने साफ किया कि इस धरने की वजह से राज्य में बिजली का संकट पैदा हो गया, क्योंकि किसानों के पटरियां जैम करने की वजह से मालगाड़ियां कोयला लेकर पावर प्लांटों तक नहीं पहुंच पा रही। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब इन बिजली घरों में सिर्फ 2 दिन का ही कोयला बचा है। ਆਪਾਂ ट्रेना ਤੇ बैठांगे, कोयला नहीं आऊगा। कोयला नहीं आऊगा तो साडे ਜਿਹੜੇ बिजली बंद हो जानी है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर सीएम योगी पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर सीएम योगी ने गायों को चारा भी खिलाया, और अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के बलरामपुर में मौजूद हैं और माता की पूजा अर्चना की जा रही है। शारदीय नवरात्र के मौके पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी थी और अब सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं जहां पर वो पूजा अर्चना करके नवरात्रि की शुरुआत कर रहे हैं। सीधी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शारदीय नवरात्र के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक आतंकी ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये 3 दिन पहले ही एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ गया था और एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने इसे घेर लिया और सरेंडर करने का मौका दिया, जिस पर यह आतंकी सरेंडर को तैयार हो गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक जवान इस आतंकी की तरफ बढ़ा और वहां मौजूद दूसरे जवानों को भी गोली नहीं चलाने का आदेश दिया। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुरक्षा बल के जवान ने इस आतंकी को अपनी तरफ बढ़ने को कहा और आतंकी भी बात मानते हुए उनकी तरफ बढ़ता चला गया। पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ। सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह एहतियात बरतते हुए इसके पास पहुंच गए और उसे ढांढस बंधाते हुए भी नजर आए। कोई और तो नहीं है? वेपन है? वही है? हाँ, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। और उसके पास पहुंचते ही उसे आराम से एक जगह पर बिठा दिया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, तुम चिंता मत। जिसके बाद इस आतंकी के चाचा को बुलाया गया, जिन्होंने उसे जिंदा देखते ही गले लगा लिया और सुरक्षा बल के जवानों का भी शुक्रिया अदा किया। वहां मौजूद जवानों ने आतंकी का ध्यान रखने और अगली बार ऐसा नहीं करने की भी सलाह दी। सारी गलती इसके साथ हमने रिक्वेस्ट किया, इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। बिहार के समस्तीपुर की जूट मिल इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती है। हजारों लोगों को रोजगार देने वाली जूट मिल को चुनाव से ठीक पहले खोला तो गया, लेकिन मिल में प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। इसलिए मिल शुरू होने के बावजूद मजदूर बेरोजगार हैं। सब लोग घर पर बैठा हुआ है, भोजन के लिए सोचना पड़ता है, सब अच्छा बेरोजगार हो गया। अभी तक मजदूर कहीं भी 100-150 से ज्यादा नहीं लग रहा है। समस्तीपुर की जूट मिल खुल चुकी है, लेकिन मशीनें धूल फांक रही हैं। इन्हीं मशीनों से महज 3 साल पहले तक हजारों परिवार पला करते थे। अब कुछ लोग मिल में आने तो लगे हैं, लेकिन प्रोडक्शन शुरू नहीं होने की वजह से हजारों लोग अब भी बेरोजगार हैं। समस्तीपुर में पिछले कई सालों से ये जूट मिल सियासी मुद्दा रही है। 1 महीने पहले इस जूट मिल की दोबारा शुरुआत हुई, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मिल बंद थी। आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले मिल को शुरू कर सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। सरकार का बिहार में उद्योग कल कारखाना को स्थापित करना, उसका विस्तार करना, उसको खोलने का कोई इरादा नहीं। समस्तीपुर के विधायक महेश्वर हजारी ही बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। उनका दावा है कि मिल के लिए सरकारी खजाने से पैसे जारी होने से पहले ही आचार संहिता लागू हो गई। 5 वर्षों के लिए है और मैं समझता हूं कि आचार संहिता के बाद तीव्र गति से 5000 जो हमारे यहाँ मजदूर है सबका सब काम मिलेगा। समस्तीपुर में जूट मिल का मुद्दा चुनाव में तूल पकड़ सकता है।
पंजाब के मुक्तसर में एक दलित युवक के साथ हुई बदसलूकी की घटना के बाद उससे मिलने जा रहे बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर वहां जमकर हंगामा हुआ। विजय सांपला ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों की आड़ में उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए, जिस पर विजय सांपला का भी गुस्सा फूट पड़ा और वो पैदल ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकल गए। बीजेपी नेता का काफिला रोककर बैठे लोगों ने खुद को किसान बताते हुए केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध किया, लेकिन विजय सांपला ने इसे कांग्रेस की साजिश बता दिया। वो किसान नहीं है, वहाँ तो किसानों की आड़ में कांग्रेस ने रास्ता रोका हुआ है। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि विजय सांपला अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस पर प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों के बीच बहस भी हुई। बात बढ़ती देख पुलिस ने विजय सांपला को हिरासत में ले लिया। इस पर उनके समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। गुंडा राज चलता है कांग्रेस का, और उस गुंडा राज की जड़ी तस्वीर तुसी सारे ने देखी है। हालांकि बीजेपी नेता का काफिला रोकने वाले लोगों ने खुद को भारतीय किसान यूनियन का सदस्य बताया और कांग्रेस से जुड़े होने के दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कुछ लोगों ने जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने सरकारी योजनाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एक अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर एकजुट हो गए। हाथों में प्लेकार्ड लेकर पहुंचे ये लोग दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी वहां पहुंच गए और इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठे ये लोग वहां से हिलने को तैयार नहीं हुए और रोजगार सचिव को हटाने की मांग की। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं। हंगामे की जानकारी मिलते ही इलाके के विधायक भी वहां पहुंच गए और लोगों की मांग को जायज बताया। बिल्कुल, हम गांव के जो लोग हैं हमारे, उनके न्यायोचित मांग के साथ हम हैं। अधिकारियों और नेताओं के बीच बातचीत के बाद गांव के लोग शांत हुए और वहां से चले गए। देश भर में आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते ही मंदिरों की रौनक बढ़ गई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के लिए आना शुरू कर दिया। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वहीं कोरोना की वजह से मंदिरों में इस बार खास एहतियात बरता जा रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ सैनिटाइजर की भी मंदिरों में व्यवस्था की गई है। ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिरों की, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दे रहा है। मंदिरों की रौनक बढ़ गई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए आना उन्होंने शुरू कर दिया। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले की तरह मंदिर अब भरा हुआ नहीं है, सुरक्षा के पूरे प्रबंध है। वहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री करी, सैनिटाइज किया, हमें वहाँ टेम्परेचर चेक किया, फिर अंदर आते ही जैसे हमने गेट के अंदर एंटर करने से पहले हाथों को सैनिटाइज किया। सेफ इज टोटली इन योर हैंड कि आप कितना सेफ रखते हो। जो नियम है आप उनका पालन करो, आप हमेशा सेफ हो। तो अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो यू आर सेफ। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और सबसे बड़ी बात है कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन है। एक्चुअल में वर्क प्रोफाइल जो भी प्रोसेस है बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लिखा कि नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। जय माता दी। कंगना रनौत ने फिल्मों की ट्रेनिंग शुरू करने का वीडियो शेयर किया। कंगना रनौत ने अपनी अगली फिल्मों के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी फिल्म तेजस और धाकड़ के लिए तैयारी करती नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि वो फिल्म तेजस में एक फौजी जबकि फिल्म धाकड़ में एक जासूस की भूमिका में दिखेंगी। दिल्ली सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की फीस माफ करने का आदेश जारी कर दिया। ये फैसला बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लिया गया ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके। इससे पहले 11 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक वाहनों के रोड टैक्स में भी छूट दी गई थी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया भर में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बने। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी मारा गया। पंजाब सरकार ने सोमवार से राज्य में 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया। इसके लिए स्कूलों को भी साफ सफाई और कोरोना नियमों पर खास निर्देश दिए गए ताकि छात्र इस बीमारी के खतरे से दूर रह सकें। हालांकि अभी जिन इलाकों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां के स्कूल बंद रहेंगे।
चीन के 2 और प्रांतों में मौसम की पहली बर्फबारी होने से पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। कुछ दिन पहले उत्तरी चीन के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई थी। और इस बार चीन के उत्तर पश्चिम में गंसू प्रांत बर्फ की चादर से ढक गया। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी। जिस हरी भरी घास को जानवर चरते थे वो भी बर्फ की सफेदी में छिप गई। वहीं चीन का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा भी बर्फबारी से अछूता नहीं रहा। वहां के सिचुआन प्रांत में सड़क पर 3 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई। सामने आई एक तस्वीर में कुछ गाड़ियां बर्फ से ढकी भी दिखी। पेड़ तक अपनी हरियाली खो बैठे। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि जानवर बर्फ झटककर ही पत्ते खाते नजर आए। चीन के शासन वाले शिनजियांग प्रांत से भी मिलती जुलती तस्वीरें देखने को मिली, बल्कि वहां तो बर्फबारी कैमरे में रिकॉर्ड होती नजर आई। भारी मात्रा में बर्फ गिरने की वजह से वहां तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कोरोना संकट के बीच यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी ने छात्रों को पढ़ाने के लिए चर्च का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। महामारी की वजह से यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्षमता से आधे छात्र ही पढ़ने आ सकते हैं और इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने बाकी छात्रों को चर्च का विकल्प दे दिया ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और कैंपस से दूर होते हुए भी वो वहां बैठकर क्लास का हिस्सा बन सकें। चर्च में पढ़ने आए कई छात्र ऑनलाइन लेक्चर भी सुनते नजर आए। छात्रों को चर्च में फैली शांति काफी पसंद आई और उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस विकल्प की तारीफ भी की। Es ist sehr eine feine, entspannte Atmosphäre. छात्रों को वहां किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से हाई स्पीड वाले इंटरनेट का भी इंतजाम किया गया। Im Umfeld der Universität haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wo Studierende पढ़ाई के दौरान छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव में नक्सली बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि नक्सली आईईडी के जरिए न केवल राजनीतिक दल बल्कि सुरक्षा बल को भी निशाना बना सकते हैं और इसके लिए नक्सलियों के एक कमांडर की अगुवाई में खास प्लान भी तैयार हो चुका है। खबर है कि बिहार के 4 जिले मुंगेर, बांका, लखीसराय और जमुई निशाने पर हैं, जहां साजिश को अंजाम देने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ से नक्सली पहुंच भी चुके हैं। इनमें 5 कमांडर समेत 50 नक्सलियों के होने की खबर सामने आई। नक्सल शीर्ष नेतृत्व के आला कमांडर मारे जा चुके हैं। ऐसे में बिहार चुनाव ऐसा वक्त है जब नक्सल अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसी साजिश रच रहे हैं। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपनी ड्रोन सेना का वीडियो जारी करके भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। यानी चीन जंग अपने सैनिकों से नहीं बल्कि हवा में उड़ने वाले ड्रोन से लड़वाने की तैयारी कर रहा है। और खबर है कि उसने भारत का सामना करने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस सैकड़ों ड्रोन की एक सेना तक खड़ी कर दी है। सामने आए वीडियो में ये ड्रोन एक ट्रक से आसमान में लॉन्च होते नजर आए और सिर्फ जमीन से ही नहीं, ये ड्रोन आसमान में हेलीकॉप्टर से भी छोड़े जा सकते हैं। एक एक कर ड्रोन छोड़े गए और आसमान में कई ड्रोन मंडराते दिखे। बताया गया कि ये ड्रोन दुश्मन की लोकेशन के हिसाब से अपनी जगह बदल भी सकते हैं और बिल्कुल सटीक निशाना साध सकते हैं। पिछले महीने चीन ने ग्रेनेड से हमला करने वाले एक दूसरे ड्रोन का वीडियो भी जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें चोरी की कार लेकर भाग रहा एक आदमी हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि उसने हाईवे पर ही किसी से वो कार चुराई और कुछ ही देर में पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई, जिसके डर से उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। बहुत देर तक वो अपनी रफ्तार से पुलिस को चकमा देता रहा। फिर एक जगह पुलिस की 2 गाड़ियां उसके काफी करीब पहुंच गई। खुद को बचाने के लिए कार चला रहे आदमी ने गाड़ी को दूसरी लेन में मोड़ दिया, जहां उसी रफ्तार में कई गाड़ियां दौड़ रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी दूसरी तरफ की सड़क पर पहुंची तो तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार के अगले हिस्से में आग लग गई। कार चुराकर भाग रहा आदमी घायल हालत में उसी के अंदर फंस गया। उसका पीछा कर रही पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा। गाड़ी चुराकर भाग रहे आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बताया गया कि कुछ देर उसका एक अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। बढ़ते प्रदूषण के साथ पराली के धुएं से दिल्ली की जहरीली होती हवा के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने भी इस पर चिंता जताई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन लोकुर की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी। ये कमेटी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेगी और इस बात राज्यों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि कदमों के बारे में भी अदालत को जानकारी देनी होगी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताते हुए दिल्ली में पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण को खतरनाक भी बताया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पराली जलाने पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई है, लेकिन कई राज्यों में अब भी पराली जलाई जा रही है। बिहार चुनाव में जिन्ना का मुद्दा गर्म हो गया।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दरभंगा जिले की जाले सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मुश्कर अहमद उस्मानी का विरोध किया। उस्मानी उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने जिन्ना की तस्वीर एएमयू से हटाने का विरोध किया था। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है, ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी, पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि इस घटना में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की और पूजा पंडालों को राज्य सरकार से मिले 50-50 हजार रुपए सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क जैसी चीजों पर ही खर्च करने का आदेश दिया। पिछले दिनों ममता सरकार ने इस आर्थिक मदद का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह की पुलिस की हिरासत से फरार होने पर हंगामा खड़ा हो गया। एक दिन पहले बलिया में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने धीरेंद्र सिंह को पिस्तौल के साथ दबोच लिया था और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस वाले आरोपी को पकड़े हुए दिखे। लेकिन पुलिस की दलील है कि इसके बाद आरोपी उसके चंगुल से निकलकर फरार हो गया, जबकि इलाके के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ही आरोपी को वहां से भगाने में मदद की, क्योंकि एक दिन पहले जब बलिया में यह गोलीकांड हुआ उसके बाद आरोपी को आखिरी बार पुलिस की हिरासत में देखा गया था। विवेचन भाई जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से, अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। गोलीकांड का मुख्य आरोपी बलिया की बैरिया सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। धीरेंद्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। पुलिस ने इस गोलीकांड में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। हालांकि मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह की तलाश जारी है। कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की। इस मामले में बलिया के एसडीएम और बैरिया क्षेत्र के सर्कल ऑफिसर समेत कई पुलिस कर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और सरकार ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच का भी भरोसा दिया है। नवरात्र शुरू होने पर माता वैष्णो देवी के भवन को विदेशी फूलों से सजाया गया। शारदीय नवरात्र शुरू होने के मौके पर माता वैष्णो देवी के भवन को विदेशी फूलों से सजाया गया और साथ ही रोजाना के श्रद्धालुओं की संख्या भी 2000 से बढ़ाकर 7000 कर दी गई। कोलकाता में एक 8 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दमकल की 10 गाड़ियों ने आग बुझाई और इमारत में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर के यॉच एविसो ग्रिल से हटाए गए ग्लोब के आकार के बार को अमेरिका में नीलामी के लिए रखा गया है। बार के सामने 5 कुर्सियां लगी हैं और इसकी कीमत भारतीय रुपयों में 1 करोड़ 82 लाख रुपए रखी गई है। बार मैरीलैंड के एक घर में 70 सालों से रखा हुआ था। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महा अक्षय उर्फ मेमो के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप, धोखाधड़ी, धमकाने और जबरन अबॉर्शन कराने के आरोप में मुंबई के ओशिवारा थाने में केस दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में खुदाई के दौरान बन रही इमारत की एक दीवार गिरने से 2 मजदूरों की नीचे दबकर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक घर से 12 फीट लंबा अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पटना साहिब गुरुद्वारे जाकर दर्शन किए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में महागठबंधन का समर्थन करते हुए वहां आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने की मांग की, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिदम्बरम के ट्वीट को शर्मनाक बताते हुए उन पर देश को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छात्रों को दिखाने से नाराज एक शख्स ने टीचर का सिर काट दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को मार गिराया। राहुल गांधी के फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज हो गईं। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की तैयारियों की वजह से इस खबर ने जोर पकड़ा। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो सकती है, क्योंकि खबर है कि आंतरिक चुनाव कराने के लिए बने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2 महीने में वो वोटर लिस्ट तैयार करके कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बात की सूचना दे देगा, जिसके बाद CWC की बैठक बुलाकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अगस्त में पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर संगठन के चुनाव कराने की मांग की थी, जिसके बाद पार्टी में हुए बदलाव में राहुल के कई करीबी रसूखदार पदों पर काबिज हो चुके हैं। और ये तय खुद स्वयं राहुल जी को करना है कि वो कब जो है अपनी जिम्मेवारी संभालते हैं। हम सब उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं।
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों का गुस्सा सत्ताधारी टीआरएस के एक नेता पर भड़क गया। राजधानी हैदराबाद समेत कई जिलों में लोग भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल हैं। और यही वजह रही कि रंगारेड्डी जिले में जैसे ही टीआरएस के नेता पहुंचे, लोगों का गुस्सा भड़क गया। सरकार की ओर से अब तक कोई मदद न मिलने से लोग इतने परेशान थे कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का जमकर विरोध किया। कुछ लोग तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी चप्पलें उतारकर उन पर फेंक दी। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस भी एक्शन में आ गई। उसने गुस्साए लोगों को टीआरएस नेता के नजदीक जाने से रोक दिया, जिस पर लोगों का पारा और चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए। इस दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया। सीज फायर उल्लंघन के जवाब में भारतीय फौज की कार्रवाई से हताश पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी बॉर्डर एक्शन टीम की मदद से हमले की साजिश रची है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पिछले कुछ दिनों में भारत की जवाबी कार्रवाई से कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और इसी बात से हताश पाकिस्तानी सेना ने अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को हमले के लिए तैयार किया है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि राजौरी और पुंछ के कुछ इलाकों में ये हमले किए जा सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भारतीय सेना के उन अधिकारियों को भी निशाना बनाने की फिराक में है जो एलओसी का दौरा करते हैं। पाकिस्तान की बैच यानी बॉर्डर एक्शन टीम वहां की सेना और आतंकियों का गठजोड़ है जो धोखे से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। जहरीली शराब केस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद एसआईटी ने एमपी के उज्जैन पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बीते 2 दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई, जो पुलिस की टीम के साथ शहर की उन जगहों पर पहुंची जहां से जहरीली शराब पीने वाले लोगों के शव मिले थे। अफसरों ने जगह का मुआयना किया और साथ मौजूद पुलिस वालों से केस से जुड़ी दूसरी कई अहम जानकारियां जुटाई। जैसे जो पन्नी है बाटा वो ले जाते हैं, वही पन्नी है। जांच पड़ताल के दौरान इलाके में रहने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ की गई। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी हम सफाई से राज्य सरकार को देंगे। एसआईटी के उज्जैन पहुंचने के बाद जिले के अधिकारियों की 5 टीमें सड़कों पर उतरी और चेकिंग अभियान चलाया। एक ऐसी ही टीम जिला अस्पताल के बाहर पहुंची, जहां फुटपाथ पर सो रहे लोगों को उठाकर रैन बसेरे और उनके घर भेजा गया। इनमें कई लोग शराब के नशे में घुप भी मिले, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। वहां सुबह से चल रही मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 बरामद की गई है। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। वहां सुबह से चल रही मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है और आपको बता दें, सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है और उसके पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, अभी की ताजा अपडेट बताइए। देखिए, अभी ये लारनू का एरिया है, साउथ कश्मीर में पड़ता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे अभी भी लगातार कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। जो इनिशियल फायरिंग हुई उसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। अभी आइडेंटिफिकेशन उसकी एफिडेंस की जा रही है। एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है, लेकिन अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस तरह की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को कि 1 से 2 मिलिटेंट वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन एक मिलिटेंट के मारे जाने की आर्मी ने पुष्टि कर दी है। जी शुक्रिया रिफत। बलियाकांड के आरोपी पर आजमगढ़ के डीआईजी सुभाष दुबे ने इनाम का ऐलान कर दिया है। मुख्य आरोपी समेत फरार हुए सभी 6 लोगों पर इनाम का ऐलान किया गया है। कुछ दिन पहले सरकारी कोटे की राशन दुकानों के आवंटन की बैठक में इन लोगों पर फायरिंग का आरोप है। इस फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई थी। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, मुख्य आरोपी समेत बलियाकांड में सभी 6 लोगों पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। कुछ दिन पहले सरकारी कोटे की राशन दुकानों के आवंटन के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। एक आदमी के फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक आदमी के फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वो क्रिकेट की कमेंट्री करता सुनाई दे रहा है, और वो भी पेशेवर कमेंटेटर की तरह। कहा जा रहा है कि ये वायरल वीडियो बिहार के कटिहार का है। Don't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma. The ball was turning down. Look at the direction of the ball. It was slightly down. The batsman was given LBW.
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। इस मौके पर उन्होंने गेहूं और धान समेत कुल 8 फसलों के 17 नए बीजों की किस्मों को भी देश के लोगों को समर्पित किया। 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर की डबरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और उन पर ही जनता से दगाबाजी करने का आरोप मढ़ दिया। 25 विधायक इंक्लूडिंग इमरती देवी के 35 करोड़ लेके इन्होंने अपना मत, जनता का मत भेज दिया। अगर ये कमलनाथ जी करते हो तो सरकार ही कहाँ जाती। 2008 से अब तक कांग्रेस की टिकट पर डबरा से चुनाव जीतती रही इमरती देवी इस बार बीजेपी से मैदान में है। लिहाजा उन्होंने न केवल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरा बल्कि उन पर विधायकों से सौदेबाजी का आरोप लगा दिया। खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। यमन में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले ईरान के समर्थन वाले 250 विद्रोहियों को छोड़ दिया गया। वहां सऊदी अरब की अगुवाई में लड़ रहे गठबंधन और हुती विद्रोहियों के बीच कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ था, जिसके बाद सऊदी अरब ने करीब 250 विद्रोहियों को रिहा कर दिया। इन हुती विद्रोहियों को विमानों के जरिए यमन की राजधानी सना लाया गया। रिहा हुए लड़ाकों का यमन लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके लिए वहां रेड कार्पेट भी बिछाया गया। कैद से छूटने और अपनों के बीच लौटने की खुशी इन विद्रोही लड़ाकों के चेहरों पर साफ दिखाई दी। कई तो विमान से उतरते ही जमीन को चूमने लगे। छोड़े गए विद्रोहियों ने यमन में शांति की दुआ मांगी। इस दौरान वहां अमन का संदेश देने के लिए कबूतरों को उड़ाया गया। समझौते के तहत हुती विद्रोहियों ने भी बंधक बनाकर रखे गए 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया, जिन्हें एक विशेष विमान से ओमान लाया गया। यमन में काम करने वाले इन लोगों को करीब 3 साल पहले बंधक बना लिया गया था। बिहार की बेतिया में बीजेपी की पूर्व उम्मीदवार रेणु देवी को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया, जिस पर वो भरी सभा में रोने लगी। रेणु देवी ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पिछले चुनाव में नरकटियागंज सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गई थी। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी और जब ऐसा नहीं हुआ तो उनका दर्द छलक गया। टिकट कटने से रेणु देवी को इतना दुख पहुंचा कि वो सबके सामने रोने लगी। अपने नेता को रोते देख समर्थक भी भावुक हो गए। उन्होंने रेणु देवी को चुप कराने की कोशिश की। इसी बीच कई समर्थकों ने नारे भी लगाए। रेणु देवी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अपने समर्थकों से बीजेपी की पूर्व उम्मीदवार को काफी हौसला मिला। यही वजह रही कि उन्होंने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इस बार नरकटियागंज विधानसभा सीट पर रश्मि वर्मा को उतारा है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने अपने संपर्क में आए लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की। गुजरात के गिर नेशनल पार्क को करीब 7 महीने बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के वहां जाने पर रोक रहेगी। साथ ही लोगों को मास्क समेत कोरोना के सभी नियमों का पालन करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सियासी जंग शुरू हो गई। कमलनाथ ने उज्जैन की घटना का जिक्र करते हुए शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए। ये शराब माफिया फिर से जो पिछले 7 महीनों में उत्पन्न हुआ है, बड़ी दुख की बात है। फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। इस हमले का जवाब खुद शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने कमलनाथ के साथ इशारों में दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। अब कौन माफियाओं के साथ है ये उनके मंत्री बताते रहे। माफिया क्या क्या कर रहे हैं ये उनके मंत्री बताते रहे और उनके साथ वो काम करते रहे। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के बावजूद हालात सामान्य होने के बजाय बिगड़ने के आसार दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन ने सर्दियों में LAC पर अपने जवानों के रुकने की व्यवस्था के लिए खास तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए उसने प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक कंपनी से करीब 300 करोड़ रुपए का सौदा किया है। ये कंपनी चीन को खास तरह के टेंट बनाकर देगी, जिनमें लद्दाख की ऊंची चोटियों पर तैनात सैनिक आराम से रुक सकेंगे। बताया जा रहा है कि भीषण ठंड में भी इन टेंट का तापमान गर्म बना रहेगा और इनमें कई दूसरे इंतजाम भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि खासतौर पर ये टेंट लद्दाख की सर्दियों को देखते हुए ही खरीदे जा रहे हैं।
बिहार के सोनपुर में जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय की चुनावी सभा के दौरान अचानक मंच टूट गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं। चंद्रिका राय परसा विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं और सोनपुर में नामांकन दाखिल करने के बाद वो वहां एक चुनावी सभा करने पहुंचे थे। लेकिन मंच पर उन्हें माला पहनाने के लिए लोगों के बीच ऐसी होड़ लगी कि मंच ही टूट गया और उस पर मौजूद सभी नेता और कार्यकर्ता धड़ाम से नीचे गिर गए। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और जरूरत से ज्यादा लोगों के चढ़ने की वजह से लकड़ी से बना मंच भरभरा कर गिर गया। इससे पहले जैसे ही जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय लोगों को संबोधित करने आगे बढ़े, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया और एक एक कर उन्हें माला पहनाने लगे। यही नहीं, उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले शख्स ने भी पहले उन्हें माला पहनाने की बात कही, लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करने वाला था, ये हादसा हो गया और सभी लोग मंच समेत जमीन पर गिर गए। प्रतिज्ञा करके अब पुनः भाई चंद्रिका भाई को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के ससुर हैं और परसा विधानसभा सीट पर उनके परिवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस बार हांगकांग में एक एयरलाइन ने कोरोना काल में कमाई करने और लोगों को घुमाने फिराने के लिए एक ऐसी फ्लाइट उड़ाई जो किसी मंजिल पर पहुंची नहीं। हवाई जहाज हांगकांग का चक्कर लगाकर ही वापस आ गया। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी इस तरह की फ्लाइट उड़ाई गई थी। और मंदी के दौर में इस बार हांगकांग में ऐसा हवाई जहाज उड़ाया गया जो 100 से ज्यादा यात्रियों को 1.5 घंटे आसमान में सैर कराने के बाद वापस हांगकांग ही ले गया। सफर के दौरान हवाई जहाज कहीं नहीं रुका, लेकिन लोग सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ही शहर के नजारे का मजा लेते दिखे। कुछ लोग तस्वीरें खींचते भी नजर आए। हवाई जहाज के अंदर लोगों के मनोरंजन का भी इंतजाम दिखा। यात्रियों ने आपस में गेम खेलकर खूब मस्ती की। बेशक लोग विमान से नीचे नहीं उतरे, लेकिन महीनों बाद घरों से निकलकर और हवाई जहाज में बैठे बैठे ही उन्होंने खूबसूरत जगहें निहार ली। देश भर में आज से नवरात्र की शुरुआत होते ही मंदिरों की रौनक बढ़ गई। देश भर में आज से नवरात्र की शुरुआत होते ही मंदिरों की रौनक बढ़ गई, जिसके लिए देश भर में मंदिरों को सजाया गया है। साथ ही कोरोना नियमों के पालन की भी खास तैयारी की गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,447 नए मामले सामने आए और साथ ही 306 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के हरदा में नर्मदा नदी में नहाते समय 4 लड़कों की डूबने से मौत हो गई, जिनमें 2 के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 2 की तलाश जारी है। गोमूत्र पीने से कोरोना से बचने का उपाय बताने वाले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कोरोना पॉजिटिव हो गए। दिलीप घोष को कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में टूंडला विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीपीईसी चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और साथ ही इमरान पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बचाने का भी आरोप लगाया। दुनिया भर में जासूसी करने और हैकिंग के जरिए डेटा चुराने के लिए चीन ने खतरनाक साजिश बनाई है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इस काम के लिए चीन ने तिब्बती मूल के लोगों और वीगर मुसलमानों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में इन दोनों को ही चीन के सताए हुए लोगों की नजर से देखा जाता है। चीन की इस साजिश का इशारा कुछ दिनों पहले अमेरिका में हुई एक घटना से भी मिला, जब न्यूयॉर्क के एक पुलिस अफसर को चीन का जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह अफसर तिब्बती मूल का था। सूत्रों के मुताबिक शिनजियांग में चीन साइबर सिक्योरिटी स्किल का टैलेंट हंट भी कर रहा है, ताकि शिनजियांग के वीगर मुसलमानों में हैकर ढूंढे जा सके। इसके अलावा चीन ने पीओके में टेक्नोलॉजी पार्क बनवाया है, जिसका हैकिंग के लिए ही इस्तेमाल करने की योजना है। यूपी के गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम से 11 क्विंटल नकली घी बरामद करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से नकली घी का कारोबार चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही खाद्य विभाग की टीम उस गोदाम में पहुंच गई और वहां छापा मारा। और छापेमारी कर बड़े पैमाने पर बन रहे नकली घी को बरामद कर लिया। बताया गया कि वहां बन रहे घी को कई नामी कंपनियों की नकली पैकेजिंग के साथ बेचा जा रहा था। अलग अलग ब्रांड के नाम से ही पैकिंग कर रहे थे। तो यहाँ से हम इसमें अपने 8-9 सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। कार्रवाई के दौरान गोदाम से कई ब्रांड के नकली पैकेट भी बरामद किए गए, जिन्हें देखकर असली नकली का फर्क कर पाना भी मुश्किल था। कंपनी का एक डब्बा कहीं से भी मार्केट से आप खरीदो, ये कंप्यूटर पे जाएंगे, उसकी सेम कॉपी निकल जाएगी। आरोप है कि इस अवैध कारोबार से जुड़े लोग नकली घी बनाते वक्त कई तरह के खतरनाक केमिकल का भी इस्तेमाल करते थे और उनकी योजना बड़े पैमाने पर नकली घी को बनाकर उसे आने वाले त्योहारों के सीजन में बेचकर मुनाफा कमाने की थी। गुजरात के अहमदाबाद में आनंद विहार
नाम की हाउसिंग सोसाइटी को तोड़ने पहुंचे लोगों पर पथराव किया गया। बताया गया कि उस हाउसिंग सोसाइटी को तोड़कर उसे नए सिरे से बनाने की तैयारी थी, लेकिन उसमें रहने वाले लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी तोड़ने पहुंचे लोगों की गाड़ियों और मशीन पर हमला बोल दिया। इस पथराव से कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि कुछ लोग पथराव करने वालों को शांत कराते भी दिखाई दिए, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इससे पहले लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी के बाहर भी खूब हंगामा किया। बताया गया कि बाद में पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह लोगों को शांत कराया। राजधानी दिल्ली की जहरीली होती हवा से निपटने के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है, जिससे निपटने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पेड़ों और सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम तेज कर दिया। आनंद विहार इलाके में नगर निगम की 3 बड़ी मशीनें इस काम में लगी दिखी। इनमें एक ट्रक पर लगी एंटी स्मॉग गन से हवा में मौजूद धूल के कणों पर वार किया गया। इसके अलावा सड़कों और पेड़ों पर पानी के छिड़काव के लिए भी आधुनिक मशीनों की मदद ली गई। आप सामने देखिए तो आप एक पानी का टैंकर है और उस पर उस तरीके से उसको लगाया गया है कि आप उसके चारों तरफ जो है वो पानी का जो है वो छिड़काव करते हुए आपको नजर आ जाएगा, स्प्रिंकल करते हुए नजर आ जाएगा। आनंद विहार की गिनती दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में होती है। पिछले एक हफ्ते में आनंद विहार का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा रहा है, जो खतरनाक माना जाता है। इसे देखते हुए नगर निगम की तरफ से इस इलाके में सुबह और शाम दोनों वक्त पानी का ज्यादा से ज्यादा छिड़काव करने का दावा किया जा रहा है। अभी तो 18 मशीनें हैं टोटल। इसके अलावा 40 स्प्रिंकलर्स हैं जो कि ऑलरेडी पिछले साल से डिप्लॉयड हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरह उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इलाकों में भी प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में एक और जगह आग लगने के बाद रातों रात आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया। यह आग गर्म और तेज हवाओं की वजह से कुछ ही घंटों में 100 एकड़ में फैल गई, जिसके बाद वहां से तेज लपटें उठने लगी। आसमान से ली गई कुछ तस्वीरों में जंगल के कई हिस्से धधकते नजर आए। सूखी घास और तेज हवाएं आग में घी डालने का काम करती दिखी, क्योंकि उनकी वजह से वो और भी तेजी से फैल रही थी। हालांकि आग से दो हाथ करने में जुटे दमकल कर्मी भी अपनी पूरी ताकत झोंके दिखाई दिए। वो एक पहाड़ी की तरफ बढ़ रही आग को बुझाने के लिए लपटों के बीच खड़े होकर पानी की बौछार करते रहे। इस आग के भड़कते ही एहतियातन आसपास के रिहायशी इलाकों को भी रातों रात खाली करा लिया गया। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर जंग छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला गलत था और इस फैसले को तत्काल रद्द कर देना चाहिए। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर से अपनी डिवाइड इंडिया के ट्रिक पर आ गई है। नड्डा ने चिदंबरम के साथ ही राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और उनके नेता चिदंबरम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आर्टिकल 370 बहाल करने की बात करते हैं। पी चिदंबरम ने आर्टिकल 370 हटाने को गलत करार देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने और संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना एक ऐसा घटनाक्रम है जिसका भारत के सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए दृढ़ है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने के मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से मुहिम चलाई गई और गांव-गांव जाकर उन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। यह अभियान दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने की वजह से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू किया गया, जिसके तहत गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे किसानों से मिलने पहुंचे। यही नहीं, फसल काटने का सही तरीका समझाने के लिए उन्होंने एक किसान के खेत में खुद फसल काटकर भी दिखाई। आमतौर पर किसानों की शिकायत होती है कि धान की फसल कटने के बाद खेतों में उसका नीचे का हिस्सा बचा रह जाता है, जिसे जलाना उनकी मजबूरी है। उनकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए गाजियाबाद के डीएम ने हंसियां उठाई और उन्हें फसल काटने की सही तकनीक समझाई। काफी है ताकि पराली न बचाए। पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिले में कुछ सख्त नियम भी बनाए गए, जिनका जिला प्रशासन के कर्मचारियों ने लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान किया। कोई भी किसान भाई अपने खेत में पराली, ईंट, पत्ती, कूड़ा करकट आदि ना जलाए। अगर कोई किसान भाई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई की जानकारी देने के लिए जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए।
दिल्ली में प्रदूषण का सितम लगातार जारी है। हालात ये हैं कि इंडिया गेट, आईटीओ और अक्षरधाम पर सुबह सुबह ही धुएं की चादर बन गई है और चारों तरफ ही धुंधला नजर आ रहा है। हालांकि शुक्रवार के मुकाबले आज दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन लोगों को सांस और आंखों में पानी आने की शिकायतें बढ़ रही हैं। तो वहीं वायु प्रदूषण का स्तर अधिक रहने से कोरोना और फैल सकता है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी हरियाणा, पंजाब सहित एनसीआर के कई इलाकों में पराली जलने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। सांस लेने में थोड़ी सी हार्ट पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, चलने में थोड़ा सांस फूल रहा है जल्दी, पहले नहीं होता था ऐसा। लॉकडाउन के दौरान हम भी उस समय भी काफ़ी घूमते थे, उस समय इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है। पॉल्यूशन तो बहुत बड़ा है। मैं पहले बहुत साइकिलिंग करता था, तो मैं साइकिलिंग करते थे, मैं 3-4 डेज करा, उसके बाद मैं मास्क के बिना करता था क्योंकि उससे फ्रेश एयर ले सकता था मैं। मगर फिर इतना गले में वो इतना कुछ पाउडर जैसा कुछ आता है गले में, इतना खराश होती, इतना दर्द होता है कि मैं बीमार हो गया था 1 वीक। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ बदमाशों ने एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें तब गोली मारी जब वो अपनी दुकान बंद कर रहे थे, जिससे नाराज इलाके के व्यापारी वहां जुट गए और सड़क पर जैम लगाकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों को संभालने की कोशिश की, लेकिन हत्या से नाराज लोगों का हंगामा बढ़ता चला गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जबकि कुछ पुलिस वाले हत्या के सबूत जुटाते हुए नजर आए और घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। उन्होंने मुझे आवाज मारी है, तो मुझे मेरे घर फोन करना, वो कोई गोली मारेगा। पुलिस अधिकारियों ने भी घटना की जल्द जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। सभी तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं, शीघ्र ही इसका अनावरण करके घटना खुलासा करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। काफी देर तक समझाने के बाद हंगामा कर रहे व्यापारी भी शांत हो गए। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की सबसे बड़ी नीलामी नवंबर महीने में शुरू होगी। न्यूज़ 18 के आशीष दीक्षित की रिपोर्ट है कि 10 नवंबर को दाऊद की 7 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी और कोरोना की वजह से यह नीलामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कहा जा रहा है कि यह दाऊद की प्रॉपर्टी की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होने वाली। दाऊद की इन संपत्तियों में 6 जमीन और 1 घर है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उसके पैतृक गांव खेड़ में। इसके अलावा दाऊद के गुर्गे रहे इकबाल मिर्ची की 2 संपत्तियों को भी नीलाम किया जाएगा। ये दोनों संपत्तियां मुंबई के सांता क्रूज में है। दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची की 2013 में लंदन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यूरोपीय देश स्पेन के बार्सिलोना में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से लॉकडाउन हटाने के साथ ही बार और रेस्टोरेंट खोलने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कुछ इलाकों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे नाराज ये कर्मचारी सड़कों पर उतर गए और लॉकडाउन लगाने का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने साथ बर्तन लेकर भी पहुंचे और उन्हें बजाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और शेफ की एक डमी भी लेकर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वहां तैनात पुलिस वालों पर भी इन लोगों ने अंडे और आटा फेंका, जबकि कुछ लोगों ने हाथों में पकड़े बर्तन भी इन लोगों पर फेंक दिए। हालांकि वहां तैनात सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन में शामिल लोगों को समझाते हुए नजर आए, जिसके बाद भी इन लोगों का प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख के लिए चल रही जंग तीसरे हफ्ते भी जारी है। इस जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम लोगों को उठाना पड़ा है, क्योंकि ये जंग अब फौजी ठिकानों से बढ़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो कराबाख के एक अस्पताल पर हमले का आरोप लगाया। सामने आई तस्वीरों में अस्पताल की पूरी इमारत खंडहर में बदली नजर आई। हमले में वहां खड़ी कई एम्बुलेंस भी तबाह हो गईं। जमीन पर जगह जगह बम पड़े दिखाई दिए। बमबारी में न जाने कितने मकान और दूसरी इमारतें तबाह हो गईं। अजरबैजान ने भी आर्मेनिया पर उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें लपटों में घिरी नजर आईं। अजरबैजान के मुताबिक तारतार और गंजा जैसे शहरों में हुई बमबारी में उसके कई नागरिकों की जान चली गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट राजी हो गई, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने 1 लाख के इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया। नक्सली के पास से बंदूक और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 नंबर से टॉप करके इतिहास रच दिया, जबकि दिल्ली की आकांक्षा सिंह ने भी इस परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए, लेकिन उम्र के आधार पर शोएब को पहली रैंक दी गई। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने सीएम योगी से फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या रखने की सिफारिश की, जिसके बाद जल्द ही फैजाबाद स्टेशन का नाम बदला जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की हवन पूजा के साथ नींव रखी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक मेडिकल स्टोर की रैक में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। आईपीएल में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में कोलकाता के खिलाफ मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज क्विंटन डे कॉक ने नॉकआउट 78 रन की शानदार पारी खेली। आईपीएल में आज पहला मुकाबला 3:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में आज दूसरा मैच शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बस और पिकअप वैन में हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ से पीलीभीत जा रही बस पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे एक खेत में जाकर पलट गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि बस में ज्यादातर यात्री पीलीभीत के रहने वाले थे। 7 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है और यहाँ से करीब 9 लोगों को हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। तमाम लोगों का यहाँ फर्स्ट एड चल रहा है। चिराग पासवान के दावों पर पटना से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं को सफाई देनी पड़ी। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने एक बार फिर बीजेपी का सीएम बनवाने और बीजेपी एलजेपी की सरकार बनवाने का दावा किया कि मैं संकल्पित हूं कि 10 नवंबर को भाजपा का ही मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा और भाजपा लोजपा के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार होगी। चिराग का बयान आते ही बीजेपी के बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ी। प्रकाश जावड़ेकर ने एलजेपी को इस बार वोट कटवा पार्टी कह दिया। उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हवन किया और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। मुलायम इन दिनों कोरोना से जूझ रहे हैं और उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा है। आदायते नयुद्धाह लंका नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयं स्वाहा। प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान 23 अक्टूबर से शुरू करेंगे। इस दिन पीएम की सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री राज्य में कुल 12 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों से अपना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। उन्होंने साफ किया कि इस धरने की वजह से राज्य में बिजली का संकट पैदा हो गया, क्योंकि किसानों के पटरियां जाम करने की वजह से मालगाड़ियां कोयला लेकर पावर प्लांटों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब इन बिजली घरों में सिर्फ 2 दिन का ही कोयला बचा है। आप ट्रेना ते बैठांगे, कोयला नहीं आऊगा तो साडे जेड़े बिजली बंद हो जानी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक आतंकी ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये 3 दिन पहले ही एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ गया था और एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने इसे घेर लिया और सरेंडर करने का मौका दिया, जिस पर यह आतंकी सरेंडर को तैयार हो गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जवान इस आतंकी की तरफ बढ़ा और वहां मौजूद दूसरे जवानों को भी गोली नहीं चलाने का आदेश दिया। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुरक्षा बल के जवान ने इस आतंकी को अपनी तरफ बढ़ने को कहा और आतंकी भी बात मानते हुए उनकी तरफ बढ़ता चला गया। पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ। सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह एहतियात बरतते हुए इसके पास पहुंच गए और उसे ढांढस बंधाते हुए भी नजर आए। कोई और तो नहीं है? वेपन है? वही है?
ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। और उसके पास पहुंचते ही उसे आराम से एक जगह पर बिठा दिया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, तुम चिंता मत। जिसके बाद इस आतंकी के चाचा को बुलाया गया, जिन्होंने उसे जिंदा देखते ही गले लगा लिया और सुरक्षा बल के जवानों का भी शुक्रिया अदा किया। वहाँ मौजूद जवानों ने आतंकी का ध्यान रखने और अगली बार ऐसा नहीं करने की भी सलाह दी। सारी गलती एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है, इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। बिहार के समस्तीपुर की जूट मिल इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती है। हजारों लोगों को रोजगार देने वाली जूट मिल को चुनाव से ठीक पहले खोला तो गया, लेकिन मिल में प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। इसलिए मिल शुरू होने के बावजूद मजदूर बेरोजगार हैं। सब लोग घर पर बैठा हुआ है, भोजन के लिए सोचना पड़ता है, सब अच्छा बेरोजगार हो गया। अभी तक मजदूर कहीं भी 100-150 से ज्यादा नहीं लग रहा है। समस्तीपुर की जूट मिल खुल चुकी है, लेकिन मशीनें धूल फांक रही हैं। इन्हीं मशीनों से महज 3 साल पहले तक हजारों परिवार पला करते थे। अब कुछ लोग मिल में आने तो लगे हैं, लेकिन प्रोडक्शन शुरू नहीं होने की वजह से हजारों लोग अब भी बेरोजगार हैं। समस्तीपुर में पिछले कई सालों से ये जूट मिल सियासी मुद्दा रही है। 1 महीने पहले इस जूट मिल की दोबारा शुरुआत हुई, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मिल बंद थी। आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले मिल को शुरू कर सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। सरकार का बिहार में उद्योग कल कारखाना को स्थापित करना, उसका विस्तार करना, उसको खोलने का कोई इरादा नहीं। समस्तीपुर के विधायक महेश्वर हजारी ही बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। उनका दावा है कि मिल के लिए सरकारी खजाने से पैसे जारी होने से पहले ही आचार संहिता लागू हो गई। 5 वर्षों के लिए है और मैं समझता हूं कि आचार संहिता के बाद तीव्र गति से 5000 जो हमारे यहाँ मजदूर है सबका सब काम मिलेगा। समस्तीपुर में जूट मिल का मुद्दा चुनाव में तूल पकड़ सकता है। पंजाब के मुक्तसर में एक दलित युवक के साथ हुई बदसलूकी की घटना के बाद उससे मिलने जा रहे बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर वहां जमकर हंगामा हुआ। विजय सांपला ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों की आड़ में उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए, जिस पर विजय सांपला का भी गुस्सा फूट पड़ा और वो पैदल ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकल गए। बीजेपी नेता का काफिला रोककर बैठे लोगों ने खुद को किसान बताते हुए केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध किया, लेकिन विजय सांपला ने इसे कांग्रेस की साजिश बता दिया। वो किसान नहीं है, वहाँ तो किसानों की आड़ में कांग्रेस ने रास्ता रोका हुआ है। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि विजय सांपला अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस पर प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों के बीच बहस भी हुई। बात बढ़ती देख पुलिस ने विजय सांपला को हिरासत में ले लिया। इस पर उनके समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। गुंडा राज चलता है कांग्रेस का और उस गुंडा राज की जड़ी तस्वीर तुसी सारे ने देखी है। हालांकि बीजेपी नेता का काफिला रोकने वाले लोगों ने खुद को भारतीय किसान यूनियन का सदस्य बताया और कांग्रेस से जुड़े होने के दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। देश भर में आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते ही मंदिरों की रौनक बढ़ गई है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन के लिए आना शुरू कर दिया। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वहीं कोरोना की वजह से मंदिरों में इस बार खास एहतियात बरता जा रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ सैनिटाइजर की भी सभी मंदिरों में व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।